हवाई वार पलटवार, महाविनाशक हथियार, अमर तार तार। रूस से यूक्रेन तक, इजराइल से ईरान तक खिंची हुई है लाल लकीर। क्या अब युद्ध लिखेगा दुनिया की तकदीर? गुस्सा, गम, तबाही और पलायन 21वीं सदी के सीने पर बारूद से लिखी ये इबारतें डरा रही हैं। युद्धोन्माद की आंधी से जैसे पागल हो गई है दुनिया। एक युद्ध रुका नहीं कि दूसरा शुरू। एक जगह शांति हुई कि दूसरी जगह अशांति की धुंध भी बज उठती है। रूस और यूक्रेन की जंग शांति और समझौतों की दीवारें तोड़ विनाश की नई पटकथा लिख रही है, तो इजराइल और ईरान उकसावे और तबाही के नए ज्वालामुखी को जागृत कर बैठे। एक तरफ है युद्ध में झुलसते देश, तो दूसरी ओर है युद्ध से खेलता अमेरिका। एक तरफ दुनिया अग्निबाणों की शैया में आहत पड़ी है, तो दूसरी ओर तमाम दुष्चक्रों का रचयिता षड्यंत्रों के नए यंत्र गढ़ने में मुब्तला है। उसकी शांति में भी साजिश है और धमकियों में शैतानी इरादों की झांकी। इस युद्धरत समय में भारत भी खड़ा है कृष्ण की तरह निष्पक्ष। अब जब युद्ध भारत के मुहाने पर आ खड़ा है, तो भी क्या उसे रहना चाहिए तटस्थ? ये प्रश्न गूंज बनकर सामने है। जंग में जलती दुनिया को क्या दे सकता है भारत? क्या देगा भारत? गोला बारूद और मिसाइलें, या फिर वो जिसकी जरूरत दुनिया को इस वक्त है, शांति और सद्भाव। तीसरी बार आलमी जंग के मुहाने पर खड़ी इस दुनिया को इस योग दिवस पर फिर भारत ने ये संदेश दिया, योग का यानी जुड़ने का, पूरे विश्व के कल्याण का संदेश साफ है। चेतना के हिमालय का नाम है भारत। बचेगी दुनिया क्रुद्ध से, ना युद्ध से, बल्कि शुद्ध बुद्धि से। तो ये रिपोर्ट देखिए आपने, है इंतजार मुझे जंग के खत्म होने का, लहू की कैद से बाहर कोई बुलाता। जंग से बेचैन हमारी प्यारी धरती कुछ यही कह रही है। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। युद्ध, युद्ध और युद्ध। इस बार तो हमारे बिल्कुल बगल में आग के गोले छूट रहे हैं। हवा में आतिशी इरादों की डरावनी नुमाइश ये कहती है कि ये कहां आ गए हम। आमने सामने इजराइल और ईरान, दो ऐसे मुल्क जो दोनों हमारे दोस्त हैं। अब क्या करेगा हिंदुस्तान, ये सवाल हमारे सामने। तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लगभग खड़े हैं हम, और इस मुश्किल मोड़ पर खोने के लिए बहुत कुछ है और पाने के लिए शायद कुछ भी नहीं। चीन और पाकिस्तान जैसे मौका परस्त देश इस जंग में सौदेबाजी की जुगत भिड़ा रहे हैं, पर भारत अपने मूल्यों के सौदे की जगह किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं करता। युद्ध तो है, तो उसकी रियलिटी को स्वीकारना पड़ेगा। उसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट और चुनौतियां भी। मौजूदा सूरत हाल में नए भारत का रुख क्या होना चाहिए, आज इसी सवाल पर है बड़ी बहस। यह दुनिया देख रही है कि अगले विश्व युद्ध की तैयारी करते हुए जब एक बात साफ है कि हर कोई किसी एक पक्ष में जाकर खड़ा है, तो क्या भारत का यह निष्पक्ष रवैया लंबे वक्त तक चल पाएगा? एक और अहम सवाल यह भी कि क्या जिस अंदाज में युद्ध आगे बढ़ रहा है, उसके बाद भारत को एक पक्ष जल्दी ही चुनना है। भारत अगर अपना एक पक्ष चुनता है, तो क्या यह माना जाए कि आने वाले वक्त में दुनिया के मुल्कों का रुख बदलेगा, जैसे अमेरिका ने अभी 2 हफ्ते का वक्त मांगा है इसके बाद? तो आज 2 अहम सवाल और युद्ध के किरदारों से होगी इसकी शुरुआत। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज इस जंग में युद्ध के वो किरदार क्या हैं जिन किरदारों ने बहुत से सवालों को जन्म दिया है, जिन किरदारों ने इस युद्ध के आगाज से लेकर अब तक बहुत सी ऐसी भूमिकाएं तय की हैं जो दुनिया को इस मुहाने पर लाकर खड़ी कर चुकी हैं। आइए दिखाते हैं आपको युद्ध के वो किरदार।
मैं चाहूंगा कि आप खुलकर एक बार फिर से उस अंदाज को देखें, एक बार फिर से उन चेहरों को देखें। देखिए आप, ये विश्व के वो चेहरे, युद्ध के अहम किरदारों में सबसे बड़ा नाम अगर कोई है तो अयातुल्ला अली खामनेई का है। 1989 से ईरान का सर्वोच्च नेता है, साधारण मौलवी से इस सर्वोच्च नेता तक का सफर तय किया है और रुतबा ऐसा कि अल्लाह के बाद ईरान का सबसे शक्तिशाली शख्स है। 23 साल की उम्र में खुमैनी के आंदोलन से इसकी शुरुआत हुई थी, शामिल हुआ। 60 और 70 के दशक में कई बार जेल में वक्त बिताया। ईरान का एक सर्वोच्च नेता बनाने के लिए संविधान तक को बदलना पड़ा, लेकिन वहीं से इसका रुतबा शुरू हुआ। अमेरिका और इजराइल का विरोधी शुरू से रहा है। शिया मुस्लिम मौलवियों द्वारा शासन तंत्र को इसने इस तरह मजबूत किया कि लगता है कि दुनिया पर उसी की सत्ता कायम करना चाहता है। ईरान में शिक्षा व्यवस्था और वित्तीय ढांचे में काफी तब्दीलियां की। खामनेई का संकल्प है इस्लामिक क्रांति रुके नहीं, मकसद यही है कि सांस्कृतिक जिहाद रुके नहीं। सीरिया, इराक, लेबनान, यमन में हथियारबंद समूहों के साथ में इसका मजबूत ताल्लुकात है और यही इसी ताकत के बूते इस युद्ध में उतरा हुआ। अब देखिए दूसरा किरदार, युद्ध का दूसरा बड़ा किरदार है बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि प्रधानमंत्री हैं इजराइल के। इजराइल के नवे प्रधानमंत्री, सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड इनके नाम। तेल अवीव राजधानी में अक्टूबर 1949 में जन्मे, यरूशलेम और अमेरिका में पढ़ाई लिखाई की। 1967 का वो साल था जब इजरायली सेना में भर्तियों ने वापस ये लौटते दिखाई पड़े। 5 साल में सेना के अधिकारी पद तक पहुंचे। 1972 में सेना छोड़कर अमेरिका में मास्टर डिग्री की और फिर 84 से 88 के बीच में संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के स्थायी प्रतिनिधि भी रहे। 1993 में विपक्ष के नेता बने और 96 में तत्कालीन पीएम शिमोन से हराने के बाद में जिस तरीके से वे बाहर हुए, उसके बाद से लेकर अब तक उनका एक किरदार इस पूरे युद्ध तक आता हुआ नजर आ रहा। नेतन्याहू इजराइल के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। 99 चुनाव में बराक की पार्टी से हारकर राजनीति से संन्यास लिया था। शोरेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद वे वापसी करते हैं। दूसरी पारी में विदेश मंत्री और वित्त मंत्री भी बनाए गए और आज की तारीख में अगर आप देखें तो ईरान के पास परमाणु बम का मुद्दा उठाकर इस युद्ध की शुरुआत की। इजराइल अमेरिका बिना संधि ईरान के परमाणु बम बनाने के विरोधी हैं और उनका भाषण इसकी शुरुआत माना जाता है। अब देखिए आप एक और किरदार, युद्ध का एक और अहम किरदार डोनाल्ड ट्रंप है, यूएसए के राष्ट्रपति। और ट्रंप इस वक्त एक ही डिमांड करते नजर आते हैं कि उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। विश्व में वे शांति दूत की भूमिका रखना चाहते हैं। मौजूदा कार्यकाल की शुरुआत में रूस यूक्रेन संघर्ष पे कूदे, युद्ध रोकने जेलेंस्की के ऊपर दबाव बनाया जो बिल्कुल काम नहीं आया। वर्तमान में ट्रंप इजराइल का साथ देने की बात कह चुके हैं। इजराइल अमेरिका ईरान के परमाणु संपन्न होने के खिलाफ हैं और ईरान ने जो परमाणु संधि पर अब तक हस्ताक्षर नहीं किए उसको आधार बनाते हैं। इजराइल के साथ देने पर ट्रंप के बयान बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। पहले कहा कि पता है कि खामनेई कहां छिपा है, लेकिन अब मारेंगे नहीं, बाद में इस पर फैसला करेंगे। ईरान पर ट्रंप का, अमेरिका का यह दबाव असरदार नहीं रहा। खामनेई ने इजराइल अमेरिका के सामने झुकने से साफ इनकार किया तो खामनेई ने अमेरिका को चेता भी दिया कि युद्ध में कूदे तो नतीजे भुगतने तैयार रहिएगा। 2 हफ्ते बाद अब फैसले की बात ट्रंप खुद कह चुके हैं। तो एक किरदार आपने ये भी देखा और एक अंतिम किरदार व्लादिमीर पुतिन, रूसी राष्ट्रपति का भी, जो अचानक से इस युद्ध की भूमिका में अपने आप को शांति स्थापित करने के लिए बीच में लाना चाहते हैं। इजराइल ईरान की जंग में पुतिन की एंट्री 3 दिन पहले होती है। रूस पहले से यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहा है, दुनिया उससे चिंतित है, कुछ खफा भी है। रूस ने ईरान का समर्थन किया है, पुतिन ने अमेरिका को खुली धमकी दी, अगर इजराइल का साथ दिया तो खतरनाक अंजाम होगा। पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति को फोन पर मध्यस्थता का जब ऑफर दिया तो फिर ये ट्रंप ने 2 टूक कहा है कि पहले रूस यूक्रेन से मसला सुलझा लें, इसके बाद इस पर आइए। चलिए अब आते हैं आज के उस एक अहम विषय पर, जिस विषय के ऊपर आज की डिबेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एक तरफ जहां देश अब तक निष्पक्षता के साथ खड़ा है, युद्ध में किसी एक पक्ष में नहीं है, दोनों ही मुल्क हमारे दोस्त हैं जो इजराइल ईरान। लेकिन ऐसे वक्त पर देश का प्रमुख विपक्षी दल और उनकी सबसे बड़ी नेत्री, उनका एक स्टेटमेंट आता है उनके एक लेख के द्वारा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने
कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें सोनिया ने पश्चिम एशियाई देशों को लेकर कांग्रेस पार्टी का रुख स्पष्ट किया। सोनिया के लेख में मौजूदा सरकार पर निशाना भी। अब आपको बताते हैं इसमें है क्या। सोनिया कहती हैं कि ईरान भारत का पुराना मित्र है और हमेशा से भारत और ईरान के संबंध अच्छे रहे हैं। 1994 का जम्मू कश्मीर का मुद्दा सबसे यादगार है, क्योंकि जब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाया था तो उस वक्त ईरान ने भारत का साथ दिया और इसीलिए हमको उसका साथ देना चाहिए। तो ऐसे वक्त में जब देश की सरकार और देश निष्पक्ष खड़ा है, तब उनके इस रुख के, उनके इस स्टेटमेंट के, उनके इस लेख के क्या मायने। तो आज 3 प्रश्नों के साथ हम आए हैं। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? एक। दूसरा, क्या भारत को जल्दी ही अपना एक रुख, कोई एक पक्ष चुनना पड़ेगा? क्या यह उचित होगा? 2। और तीसरा, सोनिया गांधी का ये रवैया, ये रुख कांग्रेस पार्टी का क्या केवल तुष्टीकरण है? चलिए, हमारे साथ में आज जो पैनल है उसका परिचय हम आपसे कराते हैं। हमारे साथ आज के डिबेट में कर्नल अजय दुबे जी हैं, रक्षा एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भूपेन गुप्ता साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिम्मेदार प्रवक्ता। नमस्कार उनको भी। दीपक उज्ज्वल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष इस मंच पर रखेंगे। दीपक जी को भी मेरा नमस्कार। और डॉक्टर अजय खेमरिया साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए। और मेरे साथ स्टूडियो में शशांक शर्मा जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार। नमस्कार शशांक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं, चूंकि इस वक्त हम सब एक युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। तो कर्नल अजय दुबे जी, रक्षा विशेषज्ञ, उन्हीं से मैं सवाल की शुरुआत करूंगा। कर्नल साहब, इस वक्त जो स्थिति है, भारत का ये निष्पक्ष रुख कितना उचित है? फिलहाल अभी जो स्थिति है, भारत को तटस्थ ही रहना चाहिए। और मेरा मानना है कि अभी अपने को वॉर को और रीड करना चाहिए, अपनी तैयारी रखना चाहिए, लेकिन फिलहाल तटस्थ रहना ही भारत के हित में होगा, भारत के पक्ष में होगा। लेकिन जिस तरह का अंदाजा है कि ऐसा लगता है कि बहुत जल्द, अब चूंकि दुनिया के हर मुल्क को एक एक साइड चुननी पड़ रही, कोई शायद ताकत देखकर, कोई अपने हितों को देखकर, कोई अपने संबंधों की दुहाई देकर किसी एक पक्ष में जाता दिखाई पड़ रहा है। तो अभी युद्ध जिस मुहाने पर है, जिस ताकत से लड़ा जा रहा है, किसका पलड़ा भारी है, लोग ये भी देख रहे हैं। आपके मुताबिक क्या लग रहा है? देखिए, पलड़ा तो भारी अभी इजराइल का है। इजराइल अभी भी ताकतवर है क्योंकि अमेरिका उसके साथ में है, बाकी देश भी उसके साथ में है। लेकिन अभी तक इजराइल ने सिर्फ उन टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ में लड़ाई करी है, जैसे कि हमास, हूती और हिजबुल्लाह। लेकिन तेहरान जो एक वो बहुत बड़ा देश है, उसके पास में भी काफ़ी शस्त्र हैं। और पिछले जो 8 या 9 दिन में जो कार्रवाई हुई है, उससे साफ है कि वो भी अपना तगड़ा जवाब दे रहा है। इजराइल इसलिए ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि उसके पास में अमेरिका का पूरा सपोर्ट है, बाकी और कंट्रीज़ का भी सपोर्ट है। तो आज के हालात में मेरे हिसाब से यदि देखा जाए तो इजराइल का पलड़ा ईरान से भारी है। अब इस पर मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट पे जाऊं, डॉक्टर अजय खेमरिया जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं, उनसे भी मैं एक छोटा सा प्रश्न ले लूं, उसके बाद फिर पॉलिटिकल कमेंट पर जाऊंगा। डॉक्टर खेमरिया जी, अभी भारत के लिए एक पक्ष चुनना उचित नहीं था। शुरुआत में सभी ने इंतज़ार किया, वेट किया, और जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो भी यही मानते हैं। लेकिन आज की तारीख में कितना वक्त आपको लगता है कि हर देश को, इंक्लूडिंग भारत, एक साइड, एक पक्ष चुनना ही पड़ेगा, या इसके पहले परिस्थितियां बदल भी सकती हैं? मुझे लगता है आपने जो आखिरी में बात कही है वो मुझे ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है कि परिस्थितियां बदल सकती हैं। ठीक। और तरीके का अभी जो वर्ल्ड ऑर्डर में जिस तरीके का हम देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि भारत को अपनी जो परंपरागत जो विदेश नीति है, जिसके आधार पर अभी हमारा जो स्टैंड है कि हम किसी देश के साथ खुले तौर पर नहीं है। और भारत की अब तक 7-8 दिन, 9 दिन, 8वां 9वां दिन अब तक इस युद्ध को हो चुका है। तो भारत का जो स्टैंड है, मुझे लगता है वो भारत के राष्ट्रीय हितों के साथ सामने रखता है
और मुझे लगता है भारत सरकार अभी इसी रुख पर कायम रहेगी। और मेरा अपना मानना भी है अपनी समझ से कि भारत सरकार का जो वर्तमान का रुख है वो बेहतर है और भारत के राष्ट्रीय हितों के साथ ज्यादा न्याय करता है, क्योंकि दोनों ही देशों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका भारत के संदर्भ में है, चाहे सामरिक महत्व की बात हो, चाहे ऊर्जा जरूरतों की बात हो, चाहे टेक्नोलॉजी का मामला हो। ईरान और इजराइल दोनों का भारत के वैदेशिक मामलों के दृष्टिकोण से अपना महत्व है और भारत सरकार ने अभी तक जिस तरीके का स्टैंड दिया है वो मुझे लगता है वो उपयुक्त है और वही इस समय भारत के हितों की ज्यादा पूर्ति करने में सक्षम है, ना कि हम किसी एक देश के साथ में बगलगीर बन करके खड़े हैं। शशांक शर्मा जी, अब जो सिनेरियो बन रहा है उसमें एक स्वाभाविक तौर पर जब आपके दो मित्र लड़ रहे हो तो चुनना वैसे भी एक आम इंसान के लिए मुश्किल होता है। तो फिर ये दो ताकतवर मुल्क हैं, इनका अपना इतिहास है, हमसे मित्रता का इतिहास है, बहुत से इतिहास में ऐसे पॉइंट्स हैं जो प्लस या माइनस जा सकते हैं दोनों देशों के लिए। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं उसमें ऐसा माना जा रहा है कि हमें इजराइल का साथ खुलकर देना चाहिए, ऐसा देश का एक वर्ग है जो पूरी तरीके से मानता है। आपकी क्या मान्यता है? क्या हमारा किसी एक देश के साथ अगर जाना हुआ तो इजराइल का साथ देना उचित होगा? पुनीत जी, मुझे लगता है कि अभी हमको अपने विचार में ये विषय हटा देना चाहिए कि क्या हमें किसी एक के पक्ष में जाना है। देखिए, ऐसी स्थिति पिछले 5-6 वर्षों में कई बार भारत के सामने आई है जब उनके दो मित्र आपस में उलझे हैं और उसमें भारत का जो रुख रहा है वो हमेशा, भारत परंपरागत रूप से आप देखेंगे तो हमेशा विश्व शांति का पक्षधर रहा है। वो स्वतंत्रता के बाद हुआ है ऐसा नहीं है, वो स्वतंत्रता के पहले भी जब भी किसी तरह का द्वितीय विश्व युद्ध के समय में भी भारत का जो एक पक्ष हुआ करता था वो विश्व शांति का हुआ करता था। तो कोई ऐसी बात जिससे भारत के किसी बयान से, भारत के किसी एक कदम से विश्व युद्ध के कोई गति बदले, ऐसा मुझे लगता है कि भारत नहीं चाहेगा। भारत के दोनों बहुत करीबी राष्ट्र हैं। एक तो ईरान एक दृष्टि से हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, दूसरा सभ्यता की दृष्टि से भी भारत और ईरान के हज़ारों वर्ष के संबंध हैं। और ईरान ने हमेशा भारत का जब भी संकट आया तो भारत के, खासकर कश्मीर वाला जब विषय हुआ करता था एक समय, अब तो मैं कश्मीर वाले विषय को अब मानता ही नहीं कि अब ये कोई अंतर्राष्ट्रीय विषय है, तो कश्मीर जब कभी अंतर्राष्ट्रीय विषय माना जाता था तो ईरान भारत के साथ खड़ा हुआ नज़र आता था। ऐसी दृष्टि में भारत और ईरान के संबंध और जिस तरह से आर्थिक जो हमारे संबंध, चाह बहार हो, चाहे हमारे जो गैस हो, गैसोलीन हो, या तमाम चीज़ों की जो हमारे व्यापार हैं उसकी दृष्टि से ईरान भी बहुत महत्वपूर्ण है। इजराइल सामरिक दृष्टि से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि रूस और यूक्रेन के समय जो हुआ उसमें अमेरिका और रूस जिस तरह से आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े नज़र आ रहे थे, उसमें भारत ने जो एक मध्यस्थता के रूप में जो सामने आए, यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिलना, रूस के राष्ट्रपति से मिलना, मुझे लगता है कि भारत की भूमिका इस इजराइल और ईरान में भी यही होगा कि ये युद्ध की स्थिति न ले, ये बढ़े नहीं, और किसी तरह से शांत होकर एक विश्व शांति की दिशा में भारत की क्या भूमिका होगी, मुझे लगता है कि भारत का प्रयास यही रहेगा। चलिए, हालांकि आप कह रहे हैं कि अभी इसमें थोड़ा जल्दबाजी है, हमारे एक्सपर्ट सारे मानते हैं और हम भी ये चाहेंगे। भारत ने, क्योंकि योग दिवस पर अगर हम ये चर्चा लेकर आए हैं, जिस दिन हम बुद्ध का संदेश दे रहे हैं, उस दिन युद्ध पर अगर चर्चा चल रही है और सारा देश और दुनिया भर के मुल्क ये असेस करने में जुट गए कि उनको किसका साथ देना चाहिए, किसका साथ देना पड़ेगा, तो फिर ये वाकई दुर्भाग्य की बात होती कि हम जोड़ने वाले मुल्क के देश हैं और हमको मुल्कों के बीच में जुड़ाव की जगह किसका एक पक्ष चुनना है, इस पर भी विचार करना पड़ रहा है, चर्चा करनी पड़ रही। आज सोनिया गांधी जी का एक पत्र, उनका एक लेख, उनका एक व्यू सामने आता है। अब मैं उस पर आऊँगा क्योंकि डिबेट में मुद्दा ये भी है। सबसे पहले दीपक उज्ज्वल जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मैं उनसे पूछूंगा, देश का सबसे पुराना दल, सबसे प्रमुख विपक्ष की नेत्री जिन्होंने पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर संभाला, उनका व्यू है कि हमें ईरान का साथ देना चाहिए। क्या स्टैंड है इस पर आपका, बीजेपी का? देखिए, भारत की विदेश नीति स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित है, जहां हम तटस्थता की भूमिका अदा कर रहे हैं पूरे विश्व में। और जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है
कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, और भारत हमेशा ये दृष्टिकोण अपनाता रहा है जब विश्व में जब भी हलचल हुई है इस तरह की। और जियोपॉलिटिकल जो इश्यूज रहते हैं, जियोपॉलिटिक्स ना ब्लैक है ना वाइट है, ये पूरी तरह से ग्रे एरिया रहता है। इसमें कोई भी सच झूठ सही गलत का फैसला करना परिस्थितियों पे निर्भर करता है। और भारत देश के लिए सबसे जरूरी ये नहीं है अभी कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी का जो टारगेट है वो ये कि भारत देश के लिए अच्छा क्या है। और ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की नहीं, भारत देश की किसी भी प्रधानमंत्री का उद्देश्य यही होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। जहाँ तक विदेश नीति की बात हो तो मुझे लगता है, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, कि सोनिया गांधी जी जो इस सबसे बड़े राजनीतिक दल में नेता हैं, उनका ऐसा बयान आना ये बड़े आश्चर्य का विषय है, क्योंकि विदेश नीति सरकार द्वारा संचालित की जाती है और इस विषय पे अगर राष्ट्रीय तौर पे कोई प्रतिक्रिया आएगी तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा, इसके पीछे की इतिहास पे आपको जाना पड़ेगा। मैं आपको 1944 में ले जाना चाहूँगा। 1944 में एक बड़ा ऐतिहासिक घटनाक्रम हुआ था, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस वो कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पर 44 देशों के 730 प्रतिनिधि आए थे। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और इस कॉन्फ्रेंस के बाद यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों की स्थापना हुई। इस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ी बात हुई, पूरे विश्व के तमाम देशों ने ये तय किया कि रुपये को जो पेग किया जाता है, जो उसका मूल्यन किया जाता है, वो डॉलर के अगेंस्ट होगा। इसके पहले सोने के अगेंस्ट होता था। तो पूरे विश्व के नेताओं ने तय किया कि डॉलर की हेगेमोनी होगी, डॉलर का वर्चस्व होगा, ग्लोबल करेंसी बन जाएगी डॉलर। अब ये जो हम कई बार कहते हैं मजाक पे भी या कटाक्ष के रूप में या क्रिटिसिज्म कि अमेरिका विश्व का दादा है, क्यों कहते हैं आखिर लोग ऐसा? क्योंकि हकीकत में अगर देखा जाएगा तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं डॉलर की वैल्यू पे डिपेंडेंट हो चली है। आपको एक मैं उदाहरण देता हूं। हमारी कल्पना है, हमारा उद्देश्य है, हमारा एक टारगेट है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। अब मैं आपको थोड़ा सा कि आपको पूरे बीच में मैं विश्व टोक रहा हूं, क्योंकि आज का विषय बड़ी क्लैरिटी के साथ में हमने रखा शुरुआत में। मैं चाहूंगा कि प्रिसाइज हम पॉइंट के ऊपर रहें ताकि आपकी बात पूरी क्लियर है। आपने कहा, उस मुद्दे पे आ रहा था। मैं एक मेरा सवाल इसमें जोड़ दूं, उसके बाद उत्तर आप ही को देना है। मैं उस मुद्दे पे आप भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसलिए ऑफिशियल रुख भी मैं आप ही से पूछूंगा। एक बात। दूसरी बात एक ये कि आज ये डिबेट का विषय तो बन गया। आपने कहा कि आप हैरान हैं, समझ में नहीं आता कि उनका ये रवैया कैसे विदेश नीति सरकार को तय करनी। लेकिन लंबे समय तक सरकार चलाने वाले सबसे पुराने दल का अगर ये मानना है तो इस पर कुछ तो स्टैंड आपको रखना पड़ेगा कि क्या स्टैंड है। आप उचित मानते हैं, अनुचित मानते हैं, क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? थोड़ा इस पर आइए। मुझे लगता है कि ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जब देशों के बीच युद्ध चल रहा है, भारत की एक सरकारी ऑफिशियल विदेश नीति है जिसका पालन होता है, और ऐसे विषय पे अगर विपक्ष के नेता का एक बयान आता है तो कहीं ना कहीं राजनीति की ओर इंगित कर रहा है उनका बयान। ठीक है, भूपेंद्र गुप्ता जी का मैं जवाब ले लूं, फिर आपके पास डिटेल के लिए आऊंगा। पॉइंट्स मेरे पास काफी सारे हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी बड़े ही सीनियर लीडर हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी खुलकर नहीं कह रहे दीपक जी, लेकिन ये प्रतिक्रियाएं आपको भी पता है, कहा जा रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण इसके पीछे, जो सोनिया जी ने कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो दृष्टिकोण है वो इतना संकुचित और सीमित है कि वो जो है मुस्लिम और हिंदू से आगे कुछ सोच ही नहीं पाती है। जियो पॉलिटिक्स में जो है, ग्लोबल पॉलिटिक्स में इनकी ये चीज़ें महत्वहीन है। इसलिए महत्वहीन है कि भारत में जितने भी ये नफरत के बीज बोए नेतन्याहू की तरह, लेकिन जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब जाते हैं तो इनको बुद्ध की और गांधी की बात करनी पड़ती है, क्योंकि वही रास्ता है भारत का। भारत की दुनिया में पहचान जो है मोदी जी की नहीं है, या जो है वो पहचान है आध्यात्मिकता की। जो भारत का जो आध्यात्मिक शिखर है, भारत की जो सोच है वसुधैव कुटुंबकम की,
वो भारत की लीडरशिप को वो विश्वगुरु बनाने की तरफ ले जाती है। जो भाषा हमारे देश में आज बोली जा रही है वो भाषा हमें जो है विश्वगुरु नहीं बनाती है। आज जो परिस्थितियाँ आज पैदा हुई हैं उनमें हमें सच्चाई से विचार करना पड़ेगा। ये युद्ध कब शुरू हुआ है? ये युद्ध तब शुरू हुआ है जब ईरान और अमेरिका के बीच में 4 दौर की वार्ता हो चुकी थी। वो जो है एक समझौते की तरफ बढ़ रहे थे। ये युद्ध तब शुरू हुआ है। हमें विचार करना पड़ेगा क्या कि इजराइल इसको सैबोटेज करना चाहती है। ये जो है ये उस परिस्थिति में युद्ध चालू हुआ जब ईरान और अमेरिका लगभग समझौते की स्थिति में पहुंच रहे थे। ये युद्ध उस परिस्थिति में शुरू हुआ है जब जो है अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि ईरान जो है झुक रहा है। ये बात तब शुरू हुआ है ये युद्ध जब जो है जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने इसकी पुष्टि कर दी है कि ईरान में जो है ईरान उस दिशा में नहीं बढ़ रहा है जो उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये वहाँ की ये अमेरिकन एजेंसीज ने कहा है। और इस पर जो आपसे कहें कि जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है 2015 का जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, उसके साथ ईरान कोऑपरेट कर रहा था। तब ये जो है ये युद्ध की शुरुआत की गई। ये मदमस्ती है इजराइल को अपने जो एक मिलिट्री पोटेंशियल होने का जो है एक जो घमंड आया है और हम उसमें खुश हो रहे हैं। ये हमें खुशी व्यक्त नहीं करना चाहिए, भूपेंद्र जी इसलिए नहीं करनी चाहिए कि आज आप देख रहे हैं भूपेंद्र जो जी, है जब अमेरिका के पास अगर माफ कीजिएगा, जब अमेरिका और आज की तारीख में फ्रांस जैसे बड़े बड़े शक्तिशाली देश जो इकोनॉमी में हमसे ऊपर है, एक छोटा सा पॉइंट है आपके साथ ही जोड़ रहा हूं आपकी बात से, वो भी एक तटस्थता वाली भूमिका ले रहे हैं, साइड ले रहे हैं, खुलकर किसी का पक्ष रखना नहीं चाहते, लेना नहीं चाहते। 2-2 हफ्ते का टाइम अमेरिका जैसा मुल्क ले रहा है। क्या उस समय में देश के एक सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले दल का कहना कि हमें खुलकर ईरान का पक्ष रखना चाहिए उचित है? उसको अब लोग अगर राजनीति की दृष्टि से या बीजेपी देख रही है तो क्या ये पूरी तरह से गलत है? मैं आपका प्रश्न जो है कई उत्तर में दे रहा हूँ कि पहली चीज़ तो ये सोच और ये जो है ये उसका नैरेटिव गलत है कि हम ये कह रहे हैं कि एक तरफा आप जो है ईरान के पक्ष में खड़े हो जाइए। आपने आर्टिकल नहीं पढ़ा, आप ये सिद्ध करने के चक्कर में कि हमें तुष्टीकरण सिद्ध करना है आप उस आर्टिकल को ही तोड़ मरोड़ रहे हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमास के हमले का विरोध किया है। आप जरा उस आर्टिकल को पढ़िए पूरी तरह से। हमने हमास का विरोध किया है, जबकि फिलिस्तीन हमारा भी हमारे समय से क्या आज भी हिंदुस्तान का दोस्त है। अटल बिहारी वाजपेयी ने फिलिस्तीन की वकालत की हुई है। ये तो बीजेपी के लोगों को उनका भाषण सुनना चाहिए, पढ़ के आना चाहिए। ये जो समस्या है ये वो नहीं है जो आप जो है जो जिस तरफ मोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा मूव करूंगा, वक्त की पाबंदी है, थोड़ा मूव करूंगा। आपने जो प्रश्न उठाया मैं सबका व्यू लूंगा ताकि सब तक खुलकर एक बात जाए। डॉक्टर अजय खेमरिया साहब, सोनिया गांधी जी का पक्ष किस तरह से आप लेते हैं? कांग्रेस पार्टी का रुख किस तरह से लेते हैं आप? आने या ना आने की बात, सबको अधिकार है अपनी बात कहने का, लेकिन इसे आप कैसे देखते हैं? राजनीतिक तौर पर देखते हैं या एक विचार के तौर पर देखते हैं, दखल के तौर पर देखते हैं, नसीहत के तौर पर देखते हैं या तुष्टीकरण के आरोप को सही पाते हैं? नहीं पढ़ा है उन्होंने क्या कहा है, जैसा आपने अभी साझा किया है। अगर वो कंटेंट उस आर्टिकल के अंदर है कि सोनिया जी का ये ओपिनियन है कि भारत को ईरान के पक्ष में होना चाहिए, तो मैं मानता हूं कि जल्दबाजी में दिया गया बयान है और कहीं ना कहीं उस पर इस तरीके के आरोप स्वाभाविक रूप से लगेंगे कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देने के लिए अपनी इंटरनल जो पॉलिटिक्स है, स्थानीय राजनीति, उसको मजबूत करना चाहते हैं। ईरान के पक्ष में खुलकर खड़े होने का मुझे लगता है आज के संदर्भ में कोई औचित्य नहीं है, खासकर तब जबकि भारत जो नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की जो सैन्य क्षमता बढ़ी है उसमें इजराइल का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और खास बात यह है कि अगर इस तरीके का स्टैंड पार्टी का अधिकृत स्टैंड है कि हमें ईरान के पक्ष में आना चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो भारत के जो वैदेशिक मामलों के हित हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जिस तरीके की भारत की परंपरागत रूप से जो स्टैंड रहा है उसके भी विरुद्ध है। मुझे नहीं मालूम कि किस कारण से और किस जल्दबाजी में अगर इस तरीके का स्टैंड पार्टी अगर ले रही है,
मैं कंफर्म नहीं हूं कि उनका क्या कंटेंट है। जैसा आपने बताया, मैंने उसी आधार पर अपनी टिप्पणी ठीक की है बात कि ये शशांक जी, बिल्कुल भी जी जी नहीं है। शशांक जी को अभी मैं व्यूज पर लेना चाहूंगा, इसके बाद फिर एक दूसरा हिस्सा है इस जिसको डिस्कस करना बड़ा जरूरी। शशांक जी, पहली बात तो मैं आपसे भी क्लैरिफाई कर लेता हूं, अगर आपने ये पूरा पढ़ा हो, पूरा लेख देखा हो, समझा हो इस बात को, और इस पर आ रही आपत्तियों को भी अगर आपने जाना हो, तो इसके सार में, इसके मूल में सब लोगों का एक ही अंडरलाइन चीज़ दिखाई पड़ती है कि हमें खुलकर साथ देना चाहिए ईरान का, और इस स्टेटमेंट को एक खास तरीके की राजनीति को सपोर्ट करने की दिशा में कदम बताया गया। आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो सीधे तौर पर मानता हूं कि जब दो देश युद्ध की स्थिति में हों और बहुत नाजुक स्थिति में हों, और उस स्थिति में जब भारत की ही अपनी स्थिति इन दोनों देशों के साथ एक बहुत नाजुक दौर पर है, दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, किसी का भी पक्ष लेना बहुत जल्दबाजी होगी। ऐसी स्थिति में पहला सवाल तो ये है कि विदेश नीति को लेकर हम राजनीतिक दलों के बयान क्यों आने चाहिए। हम तो विदेश नीति और कूटनीति के मामले में पूरा देश 1947 के बाद से एक स्वर में खड़ा रहा है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1990 के दशक में भारत के कूटनीतिक पक्ष को रखने के लिए कांग्रेस की सरकार के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को भेजा जाता था। अभी जो हाल में हुआ है, जो ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में, उसमें सभी दल के नेता पूरी दुनिया में जाकर भारत के पक्ष जो रखे, उसमें तो कहीं कोई विरोधाभास नहीं दिखा। तो हम कूटनीति और विदेश नीति को लेकर इतनी जल्दबाजी में किसी का पक्ष लेने के लिए अपनी बात रखें, मुझे लगता है ये भी ठीक नहीं है। ये तो एक पार्टी का है, तो क्या सभी पार्टियां अपने अपने पक्ष के हिसाब से सरकार पर दबाव बनाएंगी कि किसका पक्ष लेना चाहिए, जबकि पक्ष लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए अभी सरकार ने ही इसका निर्णय नहीं लिया है। दूसरी बात मैं कहता हूं कि देखिए, पिछले 30 वर्षों में भारत की स्थिति बहुत बदली है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में जो परमाणु विस्फोट हुए, उससे जो भारत की एक शक्ति बढ़ी है, मनमोहन सिंह जी के समय में जो एक आर्थिक गति मिली, और ये जो 11 वर्ष हैं, अब देखिए इसमें 2-3 विषय हमको देखना पड़ता है कि पहले हम जब ईरान की बात करते थे, इजराइल की बात करते थे, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने इजराइल को एक समय दरकिनार करके रखा। हमने उनके साथ कूटनीतिक संबंध नहीं बनाए कई वर्षों तक, दशकों तक। हम फिलिस्तीन के साथ खड़े रहे, उसके मायने अलग थे। लेकिन अब भारत एक मजबूत देश के रूप में उभरा है, वह विश्व की कूटनीति और राजनीति में अपना हस्तक्षेप कर सकता है, और जो परिस्थितियां 1990 और 2010 तक 15 तक थी, वो अब नहीं रही। अब कश्मीर कोई इशू नहीं है। कश्मीर के मुद्दों पर भारत को बहुत सारे इस्लामिक राष्ट्रों का समर्थन चाहिए होता था, तो हम मोरक्को, हम फिलिस्तीन, हम ईरान, हम इराक, ऐसे देशों की तरफ हमेशा मुंह कर देखते थे। अब वो स्थिति नहीं रही। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जब ये स्थिति बदल गई है, उसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी को इस पर कोई भी अपना बयान देने से बचना चाहिए। भूपेंद्र जी, इस पर कोई बात कहेंगे? अब आपके सामने 2 और एक्सपर्टों की राय है, सब इसे जल्दबाजी के तौर पर ही देख रहे हैं, और इसे ना कहा जाए तो बेहतर है, क्योंकि परंपरा रही है कि देश की सरकार को इसे तय करने दें और हम सब उनके साथ खड़े रहें। देखिए, मुझे लगता है आप जो है अपना नैरेटिव जो है सिद्ध करने के उसमें कि जब रशिया और मुझे तो मेरी बात कहने दीजिए। कहिए। आज जो परिस्थिति है, जो अभी हमारे, ये कौन बोल रहा है बीच में? कहिए। ये तो सुन रहे हैं डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई रोकिए आप उनको। कहिए भूपेंद्र जी, सब सुन रहे हैं आपको। डिस्टर्बेंस कहाँ से आ रहा है? कोई और भी तो बोल रहा है, तो मेरी बात कहाँ से जाएगी? हाँ, तो ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हमें 2 चीज़ों की महत्वपूर्ण विचार करना चाहिए। जो अभी हमारे पिछले पैनलिस्ट बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बात पर विचार नहीं किया कि पूरे देश का जो मीडिया है, पूरे देश का जो भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया है, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, वो खुल के फिलिस्तीन, उस इजराइल के समर्थन में खड़े हुए, खुल के वो समर्थन कर रहे हैं। क्या उनके लिए ये करना जायज़ है? अगर आप कांग्रेस के इस सुझाव पर आपत्ति कर रहे हैं, जो उन्होंने सरकार को सुझाव दिया है, तो ये जरा भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि ये खुल के क्यों खड़े हुए हैं उसके पक्ष में, इजराइल के पक्ष में। 55,000 लोगों की हत्या की उसने, अस्पताल, स्कूलों, सबको जो है ध्वस्त कर दिया है। दीपक जी, हालांकि नुकसान की तस्वीरें दोनों तरफ हैं, लेकिन बताइए। करने दीजिए, आप जो है जल्दी मत मचाइए, मेरी बात पूरी नहीं हो पाएगी जी। पॉइंट रखिएगा सर, पॉइंट रखिएगा जी, मुझे पूरी बात कहने दीजिए। कह लीजिए आप पूरी बात, पॉइंट पे रखिए तो मैं उसका उत्तर ले लूं। पॉइंट ही रख रहा हूं, तो मेरे को पूरी बात करने दीजिए जी। भारत जी, ईरान ने आज, ईरान का जो हमला हुआ है,
ईरान के हमले से हमको जो है बहुत नुकसान होने वाला है। हमारा चाहे चाबहार का मामला हो, चाहे हमारी जो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का मामला हो, इसमें भारत के लिए खतरे पैदा होने वाले। दूसरी चीज़ यह है कि हाइफा का जो पोर्ट है जिस पर आज बमबारी हुई है, वो उसका नुकसान किसका हुआ? भारत की बैंक डूबेंगे अगर वहाँ पर जो हुआ है। हमारा स्टैंड इसमें साफ होना चाहिए, वो क्लियर हमें खड़ा होना चाहिए। हमारी पार्टी ने सुझाव दिया है सरकार को और वो तत्काल इसको हिंदू मुसलमान करने में लग गए। आपने भी उसको उस पर जुमला छोड़ दिया कि हम साहब तुष्टिकरण कर रहे हैं। मैंने वो तुष्टिकरण तो भारतीय जनता पार्टी कर रही जो है। सर पॉइंट हम चल किस रहे हैं, बात का तुष्टिकरण कर रहे हैं? आदरणीय गुप्ता जी, मैंने वो कहा जो पॉइंट चल रहे हैं मुझे उत्तर लेना पड़ेगा, टाइम लिमिटेड है, एक ही व्यक्ति को मैं बोलने दूंगा तो उत्तर नहीं ले पाऊंगा। उज्जवल जी उत्तर दीजिए। तुष्टिकरण से क्या लेना देना है? तुष्टिकरण से क्यों जोड़ा जा रहा है, इसका भी उत्तर दीजिए उज्जवल जी। कांग्रेस और का दूसरा उनका कह रहा है कि हमारा व्यू आने दीजिए, आप लोगों ने भी खुलकर इजराइल का साथ दिया। अगर वो शांत रहेंगे तब मैं बोल पाऊंगा। ये जो है ये सरकार के लिए सुझाव है। ठीक है उज्जवल जी, बात रखिए सुझाव अपनी। है, सरकार माने नहीं माने पुनीत जी, फैसला सरकार को करना है। पुनीत जी, कहिए उज्जवल जी, कहिए अपनी बात रखिए, ये समय निकल कांग्रेस जाएगा। पार्टी का दोहरा चरित्र है कि जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी तो कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं बोला कि भारत को किसके साथ खड़ा होना चाहिए, पर जैसे ही किसी मुस्लिम देश के खिलाफ किसी दूसरे व्यक्ति ने किसी दूसरे देश पे इजराइल की बात करिए, उसकी बात हम करेंगे, आपके आंसू निकलने लगेंगे के लिए। आप जो है इजराइल के साथ हमारा कोई आधिकारिक वक्तव्य नहीं आया है। इसका जवाब दीजिए आप। और आप जो है दूसरे से कह रहे हैं कि आप ये क्यों बात कर रहे हैं? आप एकांगी रूप से खड़े क्यों? आपकी जासूसी में मदद की उन्होंने? ऑफ इंडिया क्यों आप बताइए, क्या भारत की ये नीति है एक तरफ खड़े होने की? आप मुझे आप क्यों खड़े हुए हैं? इसका जवाब दीजिए आप जवाब दीजिए इस बात का। अरे देवेंद्र, हाँ तो बोल तो बोल रहे हैं, गाजा वाला झोला लेके क्यों घूम रही थी प्रियंका गांधी इजराइल के साथ पूरी? अरे गाजा वाला झोला लेके प्रियंका गांधी क्यों घूम रही थी संसद में? हम नहीं घूम रहे कभी। गाजा का झाला है इस भाषा में, प्रियंका इस गांधी भाषा से पता लगता है कि आप जो है आतंकवादियों का समर्थन आपने नहीं किया था विदेश नीति की। आप बताइए बाजा का गाजा क्या होता है? आपके पास भाषा नहीं है, आप दोनों को रोकूंगा, आप दोनों को रोकूंगा, एक मुझे लेने दें। आप दोनों को रोकूंगा आदरणीय, आप दोनों ने अपनी बात रखी, दोनों को रोकूंगा। शशांक शर्मा जी, इस बीच में एक पॉइंट ये भी है, चीन पाकिस्तान ईरान का सपोर्ट और इसके बावजूद अमेरिका का रुख आप देख पा रहे हैं। नहीं रख पाया हूं। अमेरिका का पाकिस्तान से ये जो प्रेम दिखाई पड़ रहा है, ये मुनीर वाली मुलाकात का मैं इसमें जिक्र करूंगा क्योंकि अब वक्त बड़ा छोटा सा है। एक छोटा सा कमेंट, क्या भारत के लिए इसमें कोई अलार्म है? क्योंकि अमेरिका ने कहा है 2 हफ्ते में डिसाइड करेगा, भारत ने अब तक कोई स्पष्ट इस पर रुख नहीं रखा है। अमेरिका का रुख किस तरफ था और अब वो कहता है 2 वीक का वक्त लेगा। और तीसरी तरफ आप देखिएगा कि मुनीर से उनकी मुलाकात और उनकी भले ही करीबी पाकिस्तान में भी खल रही हो लोगों को, लेकिन क्या ये भारत के लिए किसी तरीके की कोई अलार्म या सिचुएशन बन सकती है? कहा यह भी जा रहा है चीन भी पीछे। देखिए पुनीत जी, अमेरिका के बारे में जब भी भारत के संबंधों की बात आती है तो हमेशा एक बात कही जाती है कि अमेरिका कभी विश्वसनीय मित्र नहीं रहा है। ठीक है, ये केवल भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए बात आती है। और दूसरी बात यह है कि जो ट्रंप चुनाव जीत कर आए हैं उसके बाद जो उनके देश में उनकी स्थिति है, आर्थिक स्थिति जो अमेरिका की गड़बड़ाई हुई है, ये प्रेशर टैक्टिक्स है कि भारत के ऊपर में जो व्यापार की नीतियाँ उनकी हैं, जो बहुत सारे जो हथियार हैं जो आज हम अमेरिका से नहीं खरीद रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के रास्ते भारत पर दबाव बनाकर वो भारत के साथ अपने व्यापार समझौते को ओके करवाने की कोशिश कर रहा है। मैं एक बात जानता हूं कि पाकिस्तान की स्थिति ऐसी नहीं है कि अमेरिका उसके साथ मिलकर कोई बहुत अच्छा एक संबंध और एक व्यापारिक हित और कूटनीतिक ये कहा जा रहा है कि उसकी धरती का इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका। और दूसरा ये भी, जो जब डूम्स प्लेन दिखाई पड़ा तब उसी वक्त से चर्चा चल पड़ी कि अमेरिका किस तैयारी में, वो बचाव की मुद्रा में है, समझ रहा है परमाणु हमले की बात, या फिर ये माना जा रहा है कि वो खुद कोई प्रिपरेशन कर रहा है और 2 हफ्ते की बात कह करके उलझा रहा है। देखिए वो उलझा रहा है, वो केवल उलझा रहा है। अमेरिका में ट्रंप का जो लगातार बयान बदलना है वो समझ में आ रहा है कि उनकी भी देश की आंतरिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, अपने देश की जनता का विश्वास जीतने के लिए वो इस तरह किसी बड़े योजना की तरफ काम कर रहे हैं। ठीक है खेमरिया जी, लास्ट एक बात, तो इस वक्त जो भारत का रुख है
जिस तरीके का तटस्थ रहने वाला, आपको लगता है इसी पर कुछ और हफ्ते या कुछ और दिन तक टिकना चाहिए और इस बीच परिस्थितियां बदलेंगी, फाइनली आप कहेंगे? निश्चित तौर पर परिस्थितियां बदलेंगी। मैं इसमें एक और चीज अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूं जी कि अमेरिका के कठपुतली सरकार का ईरान में एस्टेब्लिश होना, मैं समझता हूं भारत के हम देख चुके हैं किस तरीके से इराक में भी इसी तरह का न्यूक्लियर हथियारों को लेकर के उन्होंने वहां अपनी सरकारें स्थापित की, तो दूसरे देशों में सरकारें स्थापित की। अंततः क्योंकि ईरान भारत का बहुत पुराना पड़ोसी है, कल्चरल रिलेशनशिप भी हमारा उसके साथ में है। हम ये भी मानते हैं कि जो हमास और हिजबुल्लाह से लेकर के हेती के जो विद्रोही हैं, वहां तक अमेरिका के एक तरीके का युद्ध जो है ईरान के माध्यम से लड़ा जा रहा है और वो जिहादी मानसिकता का है। और वो जो संगठन जिनको फंडिंग करता है, जिनको नैतिक रूप से मजबूती कर देता है, उनका कहीं ना कहीं टारगेट इसमें भारत भी होगा। लेकिन आज की परिस्थितियों में मैं निजी तौर पर ये मानता हूं कि खामनेई की हार मतलब अमेरिका की शर्तों पर या अमेरिका की दादागिरी के साथ सरकार एस्टेब्लिश होती है तो भारत के सामरिक हित भी निश्चित तौर पर प्रभावित होंगे। इसलिए भारत सरकार का जो स्टैंड है वो मुझे लगता है बिल्कुल उपयुक्त। मैं लास्ट में एक फाइनल कर्नल अजय दुबे सर से भी पूछना चाहूंगा, जो सबको आपने सुना, इसमें कोई बात आप जोड़ना चाहेंगे, स्पेशली भारत के रुख को लेकर? मैं एक सिपाही हूं, इसलिए मैं कहना चाहूँगा, एक देशभक्त और एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हमको वही अपनाना चाहिए जो राष्ट्र सर्वोपरि हो, जो राष्ट्र के हित में हो। तो इन सब, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हमको अभी तटस्थ रहना चाहिए, वॉर को रीड करना चाहिए, कौन किस तरफ जा रहा है, उसके बाद ही फैसला लेना चाहिए। और वो फैसला जो है, मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार चाहे कोई भी पार्टी की हो, वो अपने देश के हित में हो, देश की भलाई के लिए हो, और हम हर तरह से पूरी तरह से तैयार हैं। मगर ये स्थिति जो है, ये बदलते हुए समीकरण है। हमारे जो ईरान के साथ में पहले ताल्लुकात थे वो आज नहीं है, जो इजराइल के साथ में पहले थे वो अब नहीं है। यदि आपको याद हो कि जब यासिर अराफात पैलेस्टाइन की बागडोर संभाले हुए थे और वो जब हिंदुस्तान में आए थे तो उन्होंने इंदिरा को बोला था इंदिरा इज इंडिया एंड इंदिरा इज आवर सिस्टर, लेकिन वो समीकरण नहीं है। तो वक्त के साथ में हर चीज बदलती रहती है। चलिए, लेकिन आप जिस बदलते सिनेरियो की बात कर रहे हैं सर, उसी पर आज का हमारे डिबेट का एक फोकस था। एक तो वर्ल्ड लीडर्स का शांतिदूत बनने की होड़ में एक के बाद एक उतरना कूदना, जो स्वयं युद्ध लड़ रहे हैं वो भी ऑफर कर रहे हैं कि हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ भारत से उम्मीद एक स्वाभाविक बनती है कि उसके दो मित्र देश अगर आपस में उलझे हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो फिर उनका क्या रुख है, क्या रवैया है। अमेरिका का बदलता हुआ स्टैंड तो खैर सबके लिए एक ऑब्जर्वेशन का पॉइंट है, लेकिन फिलहाल कुछ हफ्तों या दिनों में परिस्थितियां बदलेंगी, ये सब लोग उम्मीद करते हैं और ये शायद दुनिया की सबसे बड़ी उम्मीद है जिस पर वो टिकें। आज के लिए आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं कि शहमात में आपने इस राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे पर डिबेट के लिए वक्त दिया, हमारे साथ में जुड़े हैं। कुल मिलाकर के इंतजार है जो भारत का संदेश है, युद्ध नहीं बुद्ध वाला, उस पर दुनिया आगे बढ़े। लेकिन फिलहाल क्या उसके लिए कोई एक स्टैंड, कोई एक देश, कोई एक तरफ, कोई एक साइड चुननी पड़ेगी, आने वाला वक्त डिसाइड करेगा। आप सबको धन्यवाद देखने की। नमस्कार।